राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने कल दूसरी लिस्ट जारी की है। कई चेहरे उसमें हैं और कई नाम ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आमेर के विधायक, पूर्व भाजपा के अध्यक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया जी। समझते हैं कि आगे की तैयारी क्या है। सर, आमेर से आपको फिर से पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बतौर उम्मीदवार मुझ पर भरोसा जताया है। आमेर की जनता का भी मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो सारी कवायद हुई टिकट को लेकर, तो आमेर की जनता ने सर्वे में जो मुझे रेटिंग दी है वो मेरे लिए भी सुखद थी और बहुत आशा भरी थी। और एक भरोसे के लायक मुझे जो मिला वही टिकट का आधार बना कि आमेर की जनता ने जो राय व्यक्त की थी टिकट के लिए, तो उसमें मेरी रेटिंग बहुत अच्छी थी। इसके लिए भी आमेर की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। तो कोशिश करूंगा, पीछे भी काम किया है, काम करेंगे भी। बहुत सारे सपने आमेर को लेके हैं कि हम और ज़्यादा विकसित कैसे करें। राजधानी के नज़दीक होते हुए भी यहाँ जिस तरीके के बुनियादी विकास की ज़रूरत है, कुछ और ज़्यादा तरक्की के रास्ते खुलें, रोज़गार के रास्ते खुलें, पर्यटन एक बड़ा यहाँ पर संसाधन है, उसको हम लोग किस तरीके से उपयोग करें। रूरल टूरिज्म एक अच्छे तरीके से, खेती के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचारों की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि अब आमेर के लिए एक अच्छा सुखद भविष्य इंतजार कर रहा है। इस चुनाव में कोरोना के समय में किसने क्या काम किया है, लोग कह रहे हैं उसको भी ध्यान रखा जाएगा। आप किसी इंटरव्यू में बता रहे थे कि 3 बार आपको कोरोना हुआ। उस दौरान 600 के आसपास राजस्थान से जो आपके लोग थे, कार्यकर्ता, तो उनकी मौत भी हुई। आपने कैसा मैकेनिज्म बनाया कि पार्टी की तरफ जो आदेश था उसमें भाजपा अध्यक्ष थे आप, तो उन चीज़ों को कैसे आप फेस कर पाए उस दौरान? मेरे जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी जो सबसे बड़ी चुनौती थी, शायद ये कोरोना का ही कालखंड था, क्योंकि मेरी अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद कोरोना का आगमन हुआ। दुनिया की 100 वर्षों बाद एक ऐसी महामारी का आना, उसके बाद अपन क्षेत्र की रक्षा से लेकर पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं की संभाल मेरे लिए बड़ी चुनौती थी। लेकिन शायद ईश्वर ने मदद की, शिला माता की और ठाकुर गोविंद देव जी की कृपा रही कि जब पूरे राजस्थान में इस तरीके से समस्याओं से निपटने के लिए कोई मैकेनिज्म की शुरुआत हुई थी, तो एक हेल्पलाइन ने हमारी बड़ी इसमें रास्ता दिखाया। कार्यकर्ताओं की एक समर्पित फौज थी और हमने उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से भोजन, राशन और दवाई 3 पार्ट पे काम किया। 25,000 से ज़्यादा जो कॉल्स थी हेल्पलाइन के ज़रिए, उसको हम लोगों ने मीट आउट किया। पर्टिकुलर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं हर बूथ तक गया, पल्स ऑक्सीमीटर से लेकर थर्मल स्कैनर तक, सहयोग किचन से लेके और बाकी जो चीज़ें मैं कर सकता था मेरे क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए किया। मैं हर सब सेंटर, हर पीएचसी और हर सीएचसी पे हर वीकली एक राउंड पे होता था। और उसका नतीजा ये था कि मुझे 3 बार संक्रमण हुआ। एक बार ज़िंदगी और मौत से लड़ना पड़ा, लेकिन मुझे सुकून है कि मैं दुख के समय खड़ा था और उसका प्रतिफल ये मिला कि पूरे दुनिया के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे 8 मिनट 36 सेकंड के प्रेजेंटेशन में जो भाव मेरे लिए, जो भाव राजस्थान के कार्यकर्ताओं के लिए प्रकट किए, वो मेरे लिए नोबेल पुरस्कार से कम नहीं था। तो मुझे आज सुकून देता है और मैं आंख से आंख मिलाकर अपने वोटर और अपने परिवार से बात कर सकता हूं। और मुझे लगता है कि कोरोना की सेवा मुझे आशीर्वाद के रूप में मिली है, जो मुझे निश्चित रूप से ऊर्जा देती है। आमेर कोई विधानसभा क्षेत्र भले हो, लेकिन उसके ऐतिहासिक बहुत मायने हैं। वहाँ से भैरव सिंह शेखावत ने भी चुनाव जीता था, मुख्यमंत्री बने थे। और अब जो चर्चा हो रही है, जो मीडिया में, सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं, वो उन चीज़ों को कैसे देखा जाए आमेर को लेकर के आपके साथ? देखिए, सरकार आएगी और सरकार में किसी भी जनप्रतिनिधि की भूमिका, चाहे वो विधायक के नाते ही क्यों ना हो, यदि प्रभावी होती है, तो मुझे लगता है कि आमेर की जनता आशीर्वाद देगी। और भले ही एक सामान्य विधायक के तौर पर भी, लेकिन मुझसे यदि कोई इसके एवज में कुछ मांगे, सल्तनत भी मांगे, तो मैं छोड़ दूंगा कि मुझे सबसे पहले आमेर का विकास चाहिए। और मुझे एक साफ तौर पर दिखता है कि बहुमत भी आएगा, आमेर भी जीतेगा। मैं अपनी सेवाओं से, जो मेरे प्राथमिकता के काम है जिसका मैंने आपको जिक्र किया है, कि मेरा पार्टी से एक ही डिमांड रहेगी कि मेरे आमेर का जितना डेवलपमेंट हो सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन में, नवाचारों में, लघु उद्योगों में, हैंडीक्राफ्ट में, यहाँ जितनी चीज़ें हम विकसित कर सकते हैं, मेरी कोशिश है कि मैं इसको एक अच्छे आ, विधानसभा के रूप में विकसित करूं, जिसको केवल प्रदेश नहीं, पूरा देश जिसको देखे। इसकी शुरुआत हुई है कि मुझे 5,000 विधायकों के बीच में से एक
जो कमांडेबल प्रैक्टिसेस के रूप में 75 विधायकों को शरीक किया, जिसमें उड़ीसा के नवीन पटनायक भी शामिल थे, जो मुख्यमंत्री थे। उस सूची में यदि मुझे शामिल किया जाता है तो इसका मतलब हम लोग सही दिशा में हैं। फेम इंडिया यदि मुझे एक अच्छे विधायक का वो देता है, विधानसभा के फ्लोर पर मैं आमेर की समस्याओं को यदि जनता की समस्याओं से जोड़कर उठा पाता हूँ तो मेरे लिए एक अच्छी बात है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी प्राथमिकता आमेर केवल विधानसभा क्षेत्र नहीं है, मेरे परिवार की तरह, उस परिवार के मुखिया के नाते भी, उस परिवार के बेटे और भाई के नाते भी मैं पोषण करूं, ये मेरी इच्छा है। 5 काम भाई साहब बता दें आपकी जो आप मेयर में आपने किए हों और जो लगता है कि चूँकि उस दिन मैं आपका शो देख रहा था, उसमें आपने कुछ बताया कि लोग फ़ोन करके किस तरीके से आपको बताते थे कि विधायक बने हैं तो मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तो अब 5 काम बताते चलें अगर। वो जो फ़ोन किए थे उसमें तो कुंवारों लोगों के भी फ़ोन थे कि उनकी शादियां करवानी है। तो पब्लिक की डिमांड अलग अलग है, कोशिश करूंगा कि उनकी पूर्ति करूं। लेकिन जैसे यहाँ शिक्षा, हमने स्कूलें अपग्रेड कराई। मेरे विधायक के कोष का 50% पैसा शिक्षा के लिए, स्कूल्स के कमरों के लिए, लाइब्रेरी के लिए, वहाँ कम्युनिटी सेंटर्स के लिए गया है। दूसरा, हमने हेल्थ पे बड़ा फोकस किया और कोरोना ने सिखाया, तो आज हमारी कुछ पीएचसी और सीएचसी अच्छी उन्नत हैं। जालसू की सीएचसी प्रदेश की सबसे उन्नत सीएचसी में, जहाँ वेंटिलेटर्स हैं, एम्बुलेंस है, सोनोग्राफी की मशीन है। तीसरा, यहाँ रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी ज़रूरत थी, तो हम उससे पहले 13 से 18 में 350 करोड़ की सड़कें बना चुके थे, जेडीए, पीडब्ल्यूडी और मार्केटिंग कमेटी के जरिए, कृषि उपज मंडी के जरिए। अभी भी उनकी और आवश्यकता है जिसकी पूर्ति हमें करनी है। मैंने कुछ चीज़ों को राजनीति के इतर भी सामाजिक फोरम पर भी करी हैं। जैसे मैंने रोज़गार मेले की बात की, तो 2800 नौजवानों ने अप्लाई किया, 700-800 के नौजवान उसमें सेलेक्ट हुए। एक नवाचार था और आने वाले समय में इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक चीज़ ऐसी थी जो देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं को एक तरीके का संबल दीजिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना, इसको हमने अपनी प्राथमिकता में लिया और आमेर में लगभग 5000 बैंक अकाउंट गरीब बच्चियों के हमने खोले। तो कुल मिलाकर हमने केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा जो चीज़ें हम लोग कर सकते थे, अभी कुछ चीज़ों को हमने फोकस किया है कि हर पंचायत हेडक्वार्टर पर एक लाइब्रेरी हो। मैं देखता हूँ कि बच्चे और बच्चियाँ घर से दूर जाती हैं पढ़ने के लिए, पैसा भी लगता है, आशंका रहती है जब तक घर नहीं लौटती हैं। पंचायत हेडक्वार्टर पर लाइब्रेरी, इसकी शुरुआत होगी, कुछ जगह बनकर तैयार होगी, कुछ जगह प्रोसेस में, कुछ जगह मंजूर होगी और आने वाले समय में सभी 59 पंचायत केंद्रों पर ये लाइब्रेरी होंगी। दूसरा फोकस किया है खेल के मैदान कि हर जगह इसकी डिमांड होगी। आजकल पुलिस और फौज की भर्ती के लिए लोग बच्चे तैयारी करते हैं, उनको ट्रैक चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए या वहाँ उस तरीके की ट्रेनिंग का एक सोर्स चाहिए। तो उसको हम लोगों ने फोकस किया है कि लाइब्रेरी और खेल मैदान, ये मेरी प्राथमिकता होगी। भाजपा कह रही है कमल का फूल और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि कमल का फूल क्या है, ये कौन है। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है, उनका पूछने का मतलब ये है कि सीएम फेस क्यों नहीं भाजपा घोषित कर पा रही है, या सीएम में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन हो सकते हैं, आपके नज़रिए से क्या हो सकता है इसमें। नहीं, लेकिन अभी कर्नाटक में चुनाव लड़े तो उनसे कहाँ प्रोजेक्ट किया, जिनको बनाना था उन्हीं को बनाया था। योगी जी को कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने जब बनाया था उस समय तक योगी जी को प्रोजेक्ट नहीं किया था। तो ये कोई सेट फिनोमिना नहीं है, कई बार फेसेज होते हैं। अशोक जी कांग्रेस के फेस हैं, लेकिन कौन से तीर मारे हैं। अब वो उस फेस के बाद जब चुनाव में जाते हैं तो एक बार 56 सीटें आई उनकी, जब दूसरी बार वो फेस थे जब 21 सीटें आई थी। इसलिए फेस की कोई सेट फिनोमेना नहीं है। कमल का फूल एक प्रतीक है, ये एकता का प्रतीक है, ये सद्भाव का और समृद्धि का और शक्ति का। मुझे लगता है कि कमल के फूल की करामात राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व के जरिए बीजेपी को अच्छा मैंडेट देगी। एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा, जाट किसान और ओबीसी जो चर्चाएं हो रही हैं, 2024 का चुनाव होगा, 23 के चुनाव के खत्म होते ही 24 का लोकसभा चुनाव शुरू हो जाएगा। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमाम ऐसे राज्य हैं जो राजस्थान के चुनाव पर उनका असर पड़ता है, कई बार पड़ चुका है। तो आपको उस पूरे सिनेरियो में कैसे देखा जाए। देखिए, ओबीसी वर्ग जो है उसमें बहुत सारी जातियां प्रजातियां हैं, लेकिन यदि सबको समाहित करें तो ये परिश्रमी कौम है जो बहुत अरसे से जागरूक नहीं थी। आज ये तबका समरस भी है और जागरूक भी है। और अच्छी बात यह है कि ये नेशनल एजेंडा पे, नेशनल मैंडेट पे वोट करते हैं। और मोदी जी क्योंकि उसी तबके से आते हैं और उन्होंने मान बढ़ाया है। ओबीसी के लिए जो रिफॉर्म्स हुए हैं, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जे से लेके ओबीसी के मंत्रियों का पार्टिसिपेशन, तो मुझे लगता है कि ओबीसी में एक जागृति है और राष्ट्रवाद के विचार के साथ उसका अनुराग बढ़ा है।
आने वाले समय में ओबीसी वर्ग की भूमिका अच्छी रहेगी, ऐसा पार्टी सोचती है, तो ओबीसी बीजेपी के साथ है। तो ये थे हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी। इन्होंने हमारे तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। इनका कहना है कि भाजपा मजबूती से चुनाव लड़ रही है और रिजल्ट भी अच्छे होंगे। एबीपी लाइव के लिए संतोष कुमार पांडे, जयपुर।